नमस्कार दोस्तों, मैं राणा प्रताप। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 मुद्दों पर। आज का दिनांक है 25 अप्रैल 2021 और हमारा पहला मुद्दा है 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। दूसरा मुद्दा है स्वामित्व योजना और तीसरा मुद्दा है उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार का मुद्दा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मुद्दा के बारे में हम जानते हैं 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। यह चर्चा में क्यों है? 24 अप्रैल 2021 को 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसलिए यह चर्चा में है। और इसका दूसरा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 का भी वितरण किया हुआ है। इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021 के अवसर पर पंचायत पुरस्कार 2021 का 21 प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं। पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसमें 224 पंचायतों को शामिल किया गया है। दूसरा है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, इसमें 30 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, इसमें 29 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार, इसमें 30 ग्राम पंचायतों को दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार, इसमें 12 राज्यों को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 के तहत विभिन्न श्रेणियों में 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक के पुरस्कार धनराशि हस्तांतरित किया है। उल्लेखनीय है कि यह धनराशि रियल टाइम आधार पर पंचायतों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। अब देखते हैं कि पंचायती राज दिवस क्या है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक 24 अप्रैल को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया था। 24 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया था कि वे सरपंच पति की प्रथा का समाप्ति की ओर अग्रसर हो। अब देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। लोकतंत्र की सफलता इसमें निहित है कि जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए संसद ने 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया। हालांकि यह अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 3 स्तरीय पंचायती प्रणालियों का प्रावधान किया गया है: ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 9 भाग जोड़ा गया है। इसके अलावा इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है। तो ये हमारा पहला मुद्दा था। अब हमको एक छोटा सा टारगेट रखना है कि कम से कम हमें 1000 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को पूरा करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना है। इस टारगेट को पूरा करते हुए हमें एक और टारगेट रखना है कि रोज सुबह उठ करके हमें प्रतिदिन का एक टारगेट रखना है और बाबू सोना करने वाले लोगों से दूर रहना है। अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो एक टारगेट रखना चाहिए और उसके अनुकूल हमें तैयारी करना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है
स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का पूरे देश में शुभारंभ किया गया है। यह चर्चा में क्यों था? तो इसका चर्चा में होने के कारण है कि नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्डों को वितरित किया है। इसमें 24 अप्रैल 2021 को 4,09,000 ई संपत्ति कार्डों का वितरण के साथ ही स्वामित्व योजना का पूरे देश में क्रियान्वयन हो गया है। पहले यह योजना कुछ ही राज्यों तक सीमित था, किंतु अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अब इसके प्रमुख मुद्दों को हम देख लेते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्डों के वितरण के साथ शुभारंभ किया है। इस अवसर पे 4,09,000 संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। ई संपत्ति कार्डों के वितरण के साथ ही देश में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत हो गई है। अब स्वामित्व योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पायलट फेज के अंतर्गत स्वामित्व योजना देश के 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक देश के 2481 गांव में 3 लाख से अधिक परिवारों को उनकी संपत्ति का अधिकार पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। हालांकि अब इस योजना को 24 अप्रैल 2021 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना से देश के गांव के लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। किसानों समेत गांव वालों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। गांव में जमीनों के पैमाइश के लिए ड्रोन की मदद भी ली जाएगी। इस योजना के मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। देश के सभी गांवों को ड्रोन की मदद से संपत्ति का मैपिंग की जाएगी। दरअसल स्वामित्व योजना के द्वारा ड्रोन और अन्य नवीनतम तकनीकों की सहायता से रियायती भूमि का सीमांकन कर ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति सत्यापन की एक व्यवस्था स्थापित की जा रही है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन 4 वर्षों में क्रमबद्ध ढंग से किया जाएगा। इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6,62,000 गाँवों को कवर किया जाना है। अब जानते हैं स्वामित्व योजना के क्या लाभ हैं। स्वामित्व योजना हमारे देश के गाँवों के दिशा दशा को ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली योजना है और देश ने इस योजना का आरंभ से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्षेत्र में एक सशक्त कदम उठाया है। इस कदम का ग्रामीण भारत पर परिवर्तनकारी प्रभाव दिखेगा और लाखों लोग सशक्त होंगे। इससे ग्रामीणों को अपनी भू स्वामित्व की वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। स्वामित्व योजना से भू संपत्ति मालिक अपने संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका लाभ लोन आदि आवेदन समेत अन्य लाभकारी कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। अर्थात इस योजना के अमल में आने से शहरों की तरह गांव में भी लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कर बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। इस योजना से जमीन के
कानूनी झगड़े भी कम होने में मदद मिल सकती है। गांव में खेती के लिए जमीन का रिकॉर्ड खसरा खतौनी में तो होता ही है, लेकिन गांव के आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक के आधार पर इसका रिकॉर्ड नहीं है। स्वामित्व योजना के जरिए यह हर आवासीय संपत्ति के पैमाइश कर मालिकाना हक सुरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट मुद्दा है उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार का मुद्दा। तो यह चर्चा में क्यों था? हाल ही में एक संसदीय प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश संसदों ने यूनाइटेड किंगडम सरकार से अपील की है कि वह चीन की उन नीतियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिसके तहत सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों का शोषण हो रहा है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ब्रिटिश संसदों ने जिस संसदीय प्रस्ताव को पारित किया है उसमें चीनी नीतियों को नरसंहार के समान और मानवता के खिलाफ अपराध बताया गया है, क्योंकि चीन उइगर मुस्लिमों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा है। ब्रिटिश सांसदों द्वारा पारित इस संसदीय प्रस्ताव से यूनाइटेड किंगडम सरकार पर चीन की इन नीतियों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है, जिसके तहत उइगर मुस्लिमों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। सांसदों का कहना है कि चीन उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार पूरी मानवता के खिलाफ है, इसलिए यूनाइटेड किंगडम सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल कर चीन के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि ब्रिटेन ने चीनी दूतावास में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव की निंदा की गई है। उल्लेखनीय है कि चीन ने हाल ही में ब्रिटेन के कुछ सांसदों को भी प्रतिबंधित किया था। उक्त मुद्दे के अलावा हाल ही में स्काई न्यूज की रिपोर्ट का दावा है कि चीन की इंटरनेट कंपनी बेइदू पर उइगर मजदूरों से जुड़े विज्ञापन देखे गए हैं, जहां इन समुदाय विशेष के 50 से 100 लोगों की मजदूरी को लेकर के सौदे करने की भी बात की गई है। इस मामले के सामने आने के बाद ब्रिटेन के कई सांसदों ने चीन की आलोचना की है और कहा है कि चीन के सिंजियांग में रहने वाले उइगर मुस्लिमों को चीन कई तरह से प्रताड़ित करने का काम पहले से ही करता आ रहा है। अब इन मुस्लिम समुदायों को फैक्ट्री में बेचने का भी काम किया जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन विज्ञापन भी निकाले गए हैं। हालांकि चीन ने स्काई न्यूज की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अब उइगर समुदाय से क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उइगर समुदाय मुसलमानों का एक तुर्क जातीय समूह है जो चीन के सिंजियांग प्रांत में रहते हैं। तुर्क मूल के उइगर मुस्लिमों की इस क्षेत्र में आबादी 1 करोड़ के ऊपर है। सिंजियांग प्रांत में इन बहुसंख्यक उइगर समुदाय को संतुलित करने के लिए चीन सरकार ने हान समुदाय के लोगों को यहाँ बसाना शुरू किया है। साथ ही चीन की सरकार द्वारा उइगर मुस्लिमों पर कई तरह के पाबंदियां भी लगाई गई है। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। रमजान के महीनों में मुस्लिम कर्मचारियों को रोजा रखने और मुस्लिम नागरिकों को दाढ़ी बनाने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा उइगुरों को हिरासत केंद्र में रखा गया है। चीन इस हिरासत केंद्र को व्यावसायिक शिक्षा केंद्र कहता है। गौरतलब है कि सिंजियांग उत्तर पश्चिम चीन का सबसे बड़ा स्वायत्त क्षेत्र है और खनिज से भी समृद्ध है। इस प्रांत की सीमाएं भारत, पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान सहित 8 देशों के साथ मिलती है। चीन और मध्य पूर्व को जोड़ने वाली प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्ग सिंजियांग से होकर के गुजरता है। चीन सीपेक के माध्यम से सिंजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से भी जोड़ रहा है। अब देख लेते हैं उइगर मुस्लिमों के संबंध में अमेरिकी संसद की रिपोर्ट।
अमेरिकी संसद के एक आयोग ने कुछ दिन पूर्व चीन के सिंजियान प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिमों के संबंध में रिपोर्ट जारी की थी। अमेरिकी संसद के आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन अपने सिंजियान प्रांत में रहने वाले उइगर और अन्य मुस्लिम तबकों के सफाई की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी उइगर मुस्लिमों को खत्म करने के भी अप्रत्याशित कदम उठा रही है। चीन सरकार के अधिकारी उइगर मुस्लिमों को के अलावा कजाक, किर्गिज और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के लोगों का लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं। चीनी सरकार इन अल्पसंख्यकों से संबंधित सूचनाओं को छिपा रही है तथा उन्हें गायब कर रही है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम पुरुषों को सामूहिक बंदी शिविरों में भी रखा जा रहा है। इस प्रकार सिंजियान प्रांत में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को और उनके धार्मिक स्वतंत्रता का बृहद पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है। आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी सरकार को इस अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। और इसके साथ ही आज का तीनों टॉपिक समाप्त होता है।